दुल्हन, तुम आधी रात को कमरे से बाहर क्यों जाती हो? मेरी सास के इस सवाल पर मैं हैरान हो गई। अभी मेरी शादी को 4 दिन ही हुए थे कि मेरी सास ने अजीब बातें करना शुरू कर दी, वो भी मेरे पति के सामने। ऐसे सवाल करने पर मेरी हालत खराब हो गई थी। अब मैं क्या बताती कि मैं क्यों आधी रात को कमरे से बाहर जाती हूँ। मेरी सास अच्छे तरीके से जानती थी कि पूरे घर में बाथरूम एक ही था, जिसे इस्तेमाल करने के लिए मैं नहीं बल्कि घर के सारे लोग को अपने कमरे से बाहर निकलना पड़ता था। ये कैसा बेहुदा सवाल किया था मेरी सास ने मेरे पति के सामने, जबकि वो जवाब जानती थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं अपने गुस्से को अंदर ही पी गई। अब 4 दिन के पति के सामने मैं क्या कहती? मेरे पति ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मेरी माँ मेरा स्वर्ग है। मैं चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुका लिया। मम्मी ने सिखाया था कि अपनी जुबान पर काबू रखना, किसी से बिना वजह बात ना करना। उस गांव की औरतें बहुत तेज हैं, छोटी छोटी बात पर बतंगड़ बना देती हैं, इसलिए मैंने बहुत एहतियात रखी थी। ऊपर से पति भी बड़े गुस्से वाले स्वभाव के आदमी थे। मैंने सुना था, मगर कल गुस्सा देख भी लिया था जो उन्होंने अपने छोटे भाई पर किया। मैं तो डर गई थी। मैं उम्र में 10 साल छोटी तो थी अपने पति से। मेरे पति जगजीत की उम्र 30 साल की थी और मेरी उम्र 20 साल थी। लेकिन मेरी सास की ये पहली और आखिरी अजीब बात नहीं थी। इन बातों का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैं छत पर हवा खाने गई। मौसम तो सर्दी का था, लेकिन मुझे न जाने क्यों घुटन होने लगी। रात के खाने के बाद मैं छत पर चली गई। सर्दी की वजह से शॉल ओढ़ के छत पर टहलने लगी। फिर सर्दी के मारे दांत कटकटाने लगे। मैं नीचे अपने कमरे में आ गई। जगजीत खाना खाने के बाद टहलने जाया करते थे। उनके यहाँ एक चौक था, उस चौक पर निकल जाते थे। वहाँ उनके दोस्त थे। कुछ देर चौक पर चाय पानी पीते, बातें करते अपने दोस्तों के साथ और फिर वापस आ जाते। करीब 2 घंटे बाद जगजीत आए तो सास भी जल्दी से उनके पीछे आ गई। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि सास तो जल्दी सो जाती है, फिर आज इतनी देर तक क्यों जाग रही है। लेकिन जैसे ही सास ने बात शुरू करी, मैं उनके जागने का मतलब समझ गई। जगजीत बेटा, इतनी रात को बाहर ना जाया करो, तेरी दुल्हन अकेली होती है, कुछ तो ख्याल करा करो, सास ने कहा। मैं समझी कि उन्हें मेरी फिक्र है, लेकिन अगले ही पल मेरा यह ख्याल गलत साबित हो गया जब मेरी सास ने मेरे छत पर जाने को अलग रंग देते हुए जगजीत के सामने दोहराया। दुल्हन, जब पति घर नहीं होता तो पत्नी छत पर नहीं जाया करती। ये गांव है और यहाँ लोग दुल्हन को इस तरह रात बिरात छत पर जाने को गलत समझते हैं। उस पड़ोस मधु ने थोड़ी देर पहले पूछा कि तुम्हारी बहू इतनी रात को अकेले छत पर क्या कर रही थी। सास ने इसका गलत मतलब निकालते हुए कहा तो मैंने परेशान होकर जगजीत की तरफ देखा। वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। निकिता, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है। ये सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। गांव की लड़कियां और औरतें इतनी रात को छत पर नहीं जाया करती हैं। जगजीत ने मुझे बड़ी शक्ति से कहा तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। हर पत्नी की तरह मैं भी जगजीत के गुस्से से डरने लगी थी। मुझे सास पर एक बार फिर से गुस्सा आ गया। मम्मी जी, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी तो छत पर हवा खाने चली गई थी। मैंने आज बड़ी हिम्मत करके कहा तो सुन लो बात, ये क्या बहाना बनाया है तुमने छत पर जाने का? गर्मी का मौसम होता तो ये समझ में भी आता, लेकिन इतनी सर्दी में हवा खाने कौन जाता है? भला पता नहीं क्या सच है, सास कहते हुए उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैंने महसूस किया कि सास की बात पर जगजीत का मूड बिल्कुल खराब हो गया। वो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन बात किए बगैर ही सो गए। मैं तो परेशान हो गई। इस तरह आराम से मुझे दिमागी टॉर्चर करने लगी। वो अचानक ऐसी बात करती थी, वो भी जगजीत के सामने, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। मेरी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि शहर से आई थी, इसलिए सबके दिमाग में शहर में रहने वाली लड़कियों का एक अलग ही ख्याल बना हुआ था। वो मुझे न जाने क्या समझ रहे थे।
वो शायद मुझे आज़ाद ख्याल वाली लड़की समझ रहे थे कि जो जब चाहे जहाँ चली जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं रोज़ाना रात को जगजीत को दूध का गिलास दिया करूं गरम करके, उससे नींद अच्छी आती है। सास ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन जगजीत ने कहा कि रात को गर्म दूध पीने से उनका पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। उन्होंने मना कर दिया तो सास ने कहा कि ज़बरदस्ती पिलाओ, तुम्हारे प्यार से कहने पर मान जाएगा। मैंने प्यार से कहा तो उन्होंने पी लिया, लेकिन आधा गिलास। फिर रोजाना ही पीने लगे। एक रात सास फिर से हमारे कमरे में आ गई। जगजीत भी बैठे हुए थे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सास बोली, जगजीत पता है बगल वाली पड़ोसन मधु की बहू ने क्या किया अपने पति के साथ? मेरी सास ने शक में लाते हुए कहा तो जगजीत झट से बिस्तर से उठ बैठे और मम्मी की बातें सुनने के लिए बेचैन हुए। वो मधु की बहू ने क्या किया? मधु बता रही थी कि उनकी बहू रोजाना रात को अपने पति को जबरदस्ती दूध का गिलास पिला देती थी। पति ने समझा पत्नी की मोहब्बत है। फिर कल रात माधुरी ने देखा तो उसकी बहू दूध के गिलास में कुछ मिला रही है। फिर पता चला कि वो रोजाना दूध के गिलास में अपने पति को नींद की दवाई पिलाया करती थी। पति को गहरी नींद सुलाकर न जाने क्या करती थी वो लड़की। मेरी सास ने कहा तो जगजीत ने पहले मेरी तरफ देखा और फिर उस गिलास की तरफ जो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने दूध पीकर पी रखा था। सास तो ये कहकर चली गई, लेकिन मेरे पति के दिमाग में अजीब सा शक डाल गई। उसके बाद ना मैंने दूध का गिलास दिया जगजीत को, ना उन्होंने पूछा उसके बारे में। लेकिन जगजीत जरूर सोचता होगा कि मधु की बहू की बात सुनने के बाद मैंने उन्हें दूध का गिलास देना बंद क्यों कर दिया। अब देती तो भी अजीब लगता और ना देती तब भी अजीब। एक अजीब सी परेशानी थी। बस मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैंने सास की बात क्यों मानी। मुझे अब अपनी सास पर बहुत ही गुस्सा आता था। बेटे के सामने तो इतनी सीधी सादी बनती थी, पर वो मुझे बहुत ही चालाक लगती थी। सीधी इसीलिए कि मुझे लगता था कि उन्हें मालूम नहीं था कब और कहाँ क्या बात करनी है, और चालाक इसीलिए कि वो जानबूझकर ऐसी बातें करती थी जगजीत के सामने। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो चालाक है या मासूम, क्योंकि मेरी सास मेरी इतनी अच्छी देखभाल करती थी, कुछ कह नहीं सकती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि जगजीत के सामने उन्हें आखिर क्या हो जाता है। फिर धीरे धीरे सास ने मेरी जिम्मेदारी कुछ काम सौंप दिए। उनमें से आटा गूंथना, बर्तन धोना वगैरह। रोटियां मेरी जिठानी पकाती थी और सब्जियां मेरी सास की जिम्मेदारी थी। अब छोटे मोटे काम मेरे जिम्मे में लगा दिए थे, लेकिन कोई बड़ा काम मुझे नहीं दिया। मैंने आटा गूंथने की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन अजीब बात हो गई थी। मैं जब भी आटा गूंथती तो आटे का रंग बिल्कुल लाल हो जाता। अब मैं परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी सास पहले से आटा गूंथने के लिए पानी रख देती थी। एक दिन मेरी सास ने देखा तो पूछा, ये लाल क्यों हो गया है? मुझे कोई जवाब नहीं बन पड़ा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ। जगजीत भी बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे, मगर बोलते कुछ नहीं। दुल्हन, तुमने आटे में कुछ मिला तो नहीं दिया? मेरी सास के इस सवाल पर मैं हैरान हो गई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि सास कहना क्या चाहती है। फिर मुझे दूध वाली बात याद आई जो मेरी सास ने जगजीत के सामने कही थी। मुझे ये भी सास की कोई चालाकी लग रही थी। और फिर मेरी जेठानी से कहा कि आटा तुम गूंथ दो। मेरी जेठानी ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि एक ही तो काम है, उसको भी ढंग से नहीं कर सकती। जेठानी की ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने सास से कहा कि सब्जी मैं बना देती हूँ, मुझे दे दे और आटा आप गूंथ दे, क्योंकि मेरा गूंथा हुआ आटा तो लाल हो जाता है। मैंने ऐसा जानबूझकर कहा था क्योंकि मुझे सास पर शक था, वो आटे में कुछ मिलाती है, इसलिए आटा लाल हो जाता है। मैंने कहकर आटे से भरा हुआ बर्तन सास के आगे सरका दिया और खुद सब्जी बनाने का काम में लग गई। मैंने आटे से भरे बर्तन को देखकर मैंने उनके सामने वही पानी से भरी केतली रखी
जो मेरी सास ने भर कर रखी थी। इतने में जगजीत भी आ गए। सास का चेहरा देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मम्मी जी जल्दी करें, आटा गूंथ दें, मुझे रोटियां पकानी है, मेरी जेठानी ने कहा। मैंने देखा सास का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया है। जैसे ही मेरी सास ने आटा गूंथना शुरू किया तो आटे का रंग बिल्कुल लाल हो गया। फिर मुझे तसल्ली हुई थी, चलो सास के हाथ का गुथा हुआ आटा भी तो लाल हुआ। जगजीत ने भी देखा, अरे मम्मी जी आपका गुथा हुआ आटा भी तो लाल हो गया। मैंने जगजीत के सामने थोड़ी आवाज ऊंची करके कहा तो सास को गुस्सा आ गया। जरूर तुमने पानी में कुछ मिलाया होगा, वो बोली। लेकिन मम्मी जी पानी तो आपने ही भर के मुझे दिया था, मैंने भी आज बहादुर का काम करते हुए कहा। तो सास हैरान हो गई। उन्हें लगता था कि मेरे मुंह में जवान नहीं है। मैं डरती हुई जगजीत के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर मैंने गौर किया तो मुझे शक हुआ कि जो सास मुझे भर के देती थी उस पानी में जरूर कुछ रंग मिला देती थी, जिसकी वजह से आटा लाल हो जाता था। ये पानी भी सास भर कर देती थी। मुझे कहती थी कि तुम वजन नहीं उठाओ, अभी क्या पता तुम्हें प्रेगनेंसी ठहर चुकी हो। कहते हैं गूंगा जब बोलता है तो कफन फाड़ कर बोलता है। मैं भी आज ऐसे ही बोलने लगी थी। जगजीत आपको पता है मम्मी जी को आपसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि मैं रोजाना रात को आपको दूध का गिलास गर्म करके दूं। मेरी बात सुनकर जगजीत ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा, फिर वहां से चले गए। जगजीत बोले तो कुछ नहीं, लेकिन वो सारा मामला समझ गए और उनके दिल में मेरे लिए जो शक था वो खत्म हो गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा मुंह खोलना मेरे लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि सास ने ऐसी बातें करना बंद कर दी थी और वो बिल्कुल चुप हो गई। मैंने सास की चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया और सारा दिन खुश रहने लगी। लेकिन मैं एक साधारण लड़की ये नहीं समझ पाई कि ये चुप्पी की तूफान का इशारा कर रही थी। सास पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। मैंने सोचा शायद सास मुझसे डरने लगी है या फिर वाकई मेरी हमदर्द है। मेरी सास मेरे कमरे में अब नहीं आती। जब जगजीत होता, जैसे ही जगजीत आता वो फौरन वहाँ से चली जाती। मैं सब भूल गई और सास की तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पति पर 8 लाख का कर्जा है। एक दिन मेरी जेठानी ने मुझे ये बात बताई तो मैं हैरान हो गई। जगजीत ने मुझे कभी बताया नहीं था, इसलिए मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जेठानी कुछ जानती है, लेकिन मुझे बता नहीं पा रही है। मेरी जेठानी मेरी सास से बहुत डरती थी, लेकिन वो हर वक्त चुप रहती थी। मेरी जेठानी ने कहा कि कर्ज वाली बात मैं किसी को ना करूं, ना जगजीत से, ना ही अपनी सास से। मुझे अपनी जेठानी की ये बात बहुत अजीब लगती थी। मुझे न जाने क्यों उसकी नीयत पर शक हुआ। फिर मेरी जेठानी जगजीत के बारे में भी अजीब बातें करने लगी। मुझे अपने पति की बुराई बर्दाश्त नहीं होती। भला मैंने अपनी जेठानी को डांट दिया। मैंने सोचा कि मेरी जेठानी बहुत चालाक औरत है और वो मुझे मेरी सास और पति के खिलाफ भड़काना चाहती है। इसलिए मैंने उसकी बातों पर दिमाग लगाना छोड़ दिया, बल्कि बातचीत भी बंद कर दी। बस ज़रूरत के लिए बात करती थी। वो भी समझ गई कि मैं उससे बेखबर हूँ। फिर वक्त गुजरता गया। सास मेरे कमरे में आती और हम देर तक बातें करते। मुझे अब उनसे कोई समस्या नहीं थी। फिर एक रात मेरी सास ने मुझसे कहा कि घर के पीछे जो दीवार है वहाँ पर उनका झुमका गिर गया है, मिल नहीं रहा, और मुझे ढूंढने को कहा। मैं हमेशा की तरह सीधी थी। रात का वक्त था। घर के पीछे चली गई और सास का झुमका ढूंढने लगी। अंधेरा था, इसलिए एक छोटा सा टॉर्च उठाया मैंने। जगजीत जब रात का खाना खाने के बाद चौक पर गए थे अपने दोस्तों के साथ, 10 बजे का वक्त था। मैं सास का झुमका ढूंढने में लगी थी। मैं अकेली नहीं थी, सास मेरे साथ खड़ी थी। दुल्हन मैं जरा बाथरूम जा रही हूँ, अभी आती हूँ। 2 मिनट में सास कहकर वहाँ से गायब हो गई। मैंने सोचा मेरी सास 2 मिनट में आ जाएगी, तब तक मैं सही तरीके से ढूंढ लूँगी। सास तो नहीं आई, लेकिन कोई दीवार छलांग कर आ गया। इस वक्त कौन है? मैं घबरा गई। बहुत डर से पूछा। टॉर्च उस आदमी के चेहरे पर लगाकर देखने लगी। इस वक्त मेरी सास जगजीत को लेकर आ गई। देख जगजीत, अपनी पत्नी की हरकतें। रात के इस वक्त जब सारा घर सो रहा है, तभी तेरी पत्नी क्या कर रही है उस आदमी के साथ, वो भी अकेले अंधेरे में।
मेरी सास की आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो आदमी मोहित था, जो अनुराग चाचा का बेटा था और जगजीत का कज़न भी लगता था। वो भी हैरान हुआ, तुम निकिता ऐसी निकलोगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो गुस्से से मेरी तरफ आने के बजाय वो मोहित की तरफ बढ़ा और उसने मारना शुरू किया। मुझे तो कोकिला चाची ने बुलाया था, कहा कि दीवार छलांग कर आओ, काम है। जगजीत मारते हुए उससे पूछे जा रहा था। मेरी सास बोली, मैं तुझे क्यों बुलाऊंगी भला। मेरी सास बिल्कुल मुकर गई। मम्मी जी, आपने ही तो मुझे यहाँ भेजा था कि आपका झुमका ढूंढने के लिए। सास ने कहा, मेरे पास तो कोई झुमका ही नहीं है, मैं क्यों तुम्हें आधी रात को झुमका ढूंढने के लिए भेजूंगी। सास ने कहा तो मैं समझ गई कि उनकी चाल थी। फिर तो मेरे ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मेरी सास और मेरे पति ने सबको बुलाया। मोहित के माता पिता और दादा दादी सभी घर वालों को इकट्ठा किया। चाचा, तेरा बेटा और मेरी पत्नी मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। जगजीत गुस्से से आपे से बाहर हो गया था। अनुराग चाचा अपने बेटे मोहित की तरफ बोल रहे थे, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मोहित की माँ भी अपने बेटे मोहित की साइड ले रही थी। जगजीत ने मुझे एक कमरे में कैद कर दिया जिसमें कोई सामान नहीं था और फैसला सुबह पंचायत बुलाने का किया। सुबह पंचायत बुलाई गई और हमें कसूरवार ठहराया गया। मैं रोती रही, अपने कैरेक्टर की सफाई देती रही, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं था। मैं कमरे की खिड़की के पास खड़ी अपने ससुराल वालों को देख रही थी और बोली जा रही थी, मैं बेकसूर हूँ, मेरी सास ने मुझे वहाँ भेजा था। और यही बात मोहित भी चीख चीख कर बोल रहा था। कोकिला चाची ने मुझे कहा कि मेरे घर आओ, पीछे की दीवार से मेरी भैंस खुल गई है, जाकर ढूंढ दो। मैं तो भैंस ढूंढने आया था। कोकिला चाची के कहने पर मुझे क्या पता था ये मुझे फंसा रही है, मोहित बोले जा रहा था। मगर जगजीत ने एक न सुनी। वो उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन मेरे जेठ ने रोक लिया। सुबह फिर से पंचायत बुलाई गई और हमारा फैसला होने लगा। मैं तो वहाँ मदद के इंतज़ार में बैठी थी। उसी वक्त उस कमरे में मेरी जेठानी आ गई थी और मुझसे कहने लगी, मैंने कहा था ना तुम्हें कि जगजीत पर 8 लाख का कर्ज है, इसलिए ये दोनों माँ बेटे की चाल थी तुम्हें फंसाने की। दोनों माँ बेटे मिले हुए हैं। अब पंचायत में जगजीत अनुराग चाचा और उसके दादा से 8 लाख की मांग करेगा। मोहित की जान के बदले मैं और अपना कर्ज उतार देगा। फिर तुम्हें या तो मार देगा या घर से निकाल देगा। मैं कितनी बार दोनों माँ बेटे की असलियत तुमको बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और उल्टा मुझसे बातचीत करना बंद कर दी। अब देख लो नतीजा। उन लोगों ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहा था, लेकिन भगवान की कृपा थी, मेरे पति ऐसे नहीं थे। पर जगजीत अपनी माँ के इशारों पर चलता है। जेठानी ने कहा तो उसकी बात सुनकर मैं अपनी अकल पर मातम करने लगी। मुझे अफसोस हुआ कि आज भी मेरे भोलेपन ने मुझे रुसवा कर दिया। मुझे इंसानों की पहचान नहीं थी। जेठानी सही थी, मैंने उसे गलत समझा, और जो लोग झूठे हैं मैंने उन्हें अपना हमदर्द समझा। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग मुझे मार देंगे। मुझे मेरे मायके भिजवा दो किसी तरह, या मेरे माँ बाप को खबर दे दो। मैंने जेठानी से बहुत मिन्नतें करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकाला तो तुम्हारा पति और मेरी सास मेरा क्या हाल करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती। फिर तो मेरा पति भी मुझे नहीं बचा सकता। जेठानी से मैंने कहा, मेरी मदद करो, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकालें, नहीं तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा है वो मेरे पापा के लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर वालों को किसी तरह खबर कर देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जेठानी ने कहा तो मेरी जान में जान आई। जेठानी के बात सच साबित हुई। जैसे उसने बताया था वैसे ही जगजीत ने उनसे पंचायत में शर्त रखी, अगर अनुराग चाचा उसे 10 लाख देता है तो वो मोहित को छोड़ देगा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं तो अपने पति से मोहब्बत कर बैठी थी। जेठानी ने मेरी मदद की और मेरे पापा को खबर दी। मेरे पापा और मेरे भाई वहाँ जल्दी आ गए मुझे बचाने के लिए। मुझे कैद में देखकर उन्होंने जगजीत पर बहुत गुस्सा किया। मेरे फूलों जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया तुमने। मेरे पापा ने जगजीत से कहा, आपकी बेटी ने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया है, आपको नज़र नहीं आ रहा।
जगजीत गुस्से से पागल था। मैंने अपने पापा और भाई को सारी बात बता दी और उनकी चाल उनको समझा दिया। मेरे भाई ने जल्दी पुलिस को फ़ोन किया और मीडिया वालों को भी फ़ोन किया। पुलिस और मीडिया का नाम सुनकर मेरी सास डर गई और जगजीत तो भागने लगा, मगर मेरे भाई ने उसे पकड़ लिया। इतने में पुलिस आ गई और मीडिया वाले भी। मेरे पापा और भाई ने सारे गांव के सामने उनकी खौफनाक साजिश को बेनकाब किया। पुलिस जगजीत और मेरी सास को पकड़कर ले गई। उनका लगाया हुआ इल्जाम गलत साबित हो गया, क्योंकि गांव के लोगों ने मोहित के हक में गवाही दी। कहा मोहित शरीफ लड़का है। मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले गए और मैं अपने मायके रहने लगी। मेरे भोलेपन ने मुझे कितना बर्बाद किया, अब सोचती हूँ तो दुख होता है। फिर कुछ साल बाद जगजीत जेल से रिहा हो गया और मैं तो उम्मीद से थी, इसलिए एक बेटी की माँ बन चुकी थी। जेल से रिहा होकर जगजीत ने मुझसे माफ़ी मांगी और साथ चलने को कहा, लेकिन मेरे पास उन दोनों माँ बेटे के लिए कोई माफ़ी नहीं थी। मैंने बेटी जगजीत के हवाले की और बोला, बड़ी कृपा होगी इस बच्चे को अपने साथ ले जाएं। तुम्हारा खून है मगर मैं नहीं आऊँगी। फिर जगजीत ने और मैंने डिवोर्स ले ली। मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। मुझे सब्र का फल मिला। मैं अपने दूसरे पति के साथ खुश रहने लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।